ठीक है, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इस लक्षण में शब्द और अर्थ आया हुआ है, तो शब्द अर्थ का विवेचन कहाँ किया है कि काव्य प्रकाश के दूसरे उल्लास में। दोषौ आया हुआ है, अदोषौ, तो दोष का विवेचन कहाँ किया गया है, सातवें उल्लास में। और इसी प्रकार से सगुणौ आया हुआ है, तो गुण विषय का विवेचन कहाँ किया गया है, आठवें उल्लास में। इसी प्रकार से अलंकार का भी नाम आया हुआ है, तो अलंकार विषय कहाँ पर है, दो उल्लासों में अलंकार को बांटा गया है। 9वें उल्लास में शब्दालंकार और 10वें उल्लास में अर्थालंकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये काव्य प्रकाश का एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन था, एक भूमिका भाग था जिसे आप सभी ने देखा। और हमारा जो विवेच्य विषय है आज का ये है काव्य प्रकाश का दूसरा उल्लास, है ना। क्योंकि शब्द शक्ति कहाँ पर आती है, शब्दार्थ वाले अध्याय के अंदर ही, उल्लास के अंदर ही शब्द शक्ति का वर्णन आता है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने विषय पर। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को आवाज क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है, बताएंगे एक बार फिर से। जी सर। श्रूयते महोदय सम्यक। चलिए, तो पहले की रिकॉर्डिंग ऑफ हो चुकी है, तो एक बार मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि, है ना, एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ आ जाए जो अब तक पढ़ाया है। तो आज हम लोग लक्षणा शब्द शक्ति को पढ़ने वाले हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति हम लोग काव्य प्रकाश के अनुसार पढ़ेंगे। तो काव्य प्रकाश को पहले देखते हैं। तो काव्य प्रकाश 10 उल्लासों में विभक्त है। इसके लेखक आचार्य मम्मट हैं और इनके पिता का नाम जय्यट है। आचार्य मम्मट का समय 11वीं शताब्दी है। इसके अतिरिक्त आचार्य मम्मट को एक उपाधि मिली थी राजानक की, और इनकी काव्य प्रकाश के अलावा इनकी एक और रचना का नाम आता है शब्द व्यापार विचार। ठीक है, और आचार्य मम्मट ने काव्य का लक्षण दिया है अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में कि तद अर्थात वह जो काव्य होता है कैसा होता है, शब्द और अर्थ, उसको हम लोग काव्य कहते हैं। लेकिन ये शब्द और अर्थ कैसे होते हैं, अदोषौ, दोषों से रहित, सगुणौ अर्थात गुणों से युक्त, और अनलंकृति पुनः क्वापि, कहीं अलंकार हों और कहीं अलंकार न भी हों तब भी ऐसे शब्द और अर्थ का जो समूह है इसी को हम लोग काव्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का विषय हम सभी ने पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने मुख्य विषय पर। ठीक है, और एक चीज़ आप सभी नोट कर लेंगे, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, ऐसी मैं आप सभी से आशा करता हूँ। तो काव्य प्रकाश के दूसरा जो उल्लास है इसका नाम आप सभी नोट कर लेंगे, शब्दार्थ स्वरूप निर्णय, है ना। नेट की परीक्षा में जिस ग्रंथ का जो चैप्टर लगा हुआ है, ध्यान रखना, अगर उसका नाम है तो आप लोगों को नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे चैप्टर में ही शब्द शक्तियाँ हैं, तो इसका नाम है शब्दार्थ स्वरूप निर्णय। काव्य प्रकाश के दूसरे उल्लास का नाम आप सभी नोट कर लेंगे, शब्दार्थ स्वरूप निर्णय। ठीक है, ये चीज़ छूट गई थी इसमें, अभी याद आया मुझे देख करके। आइए अब हम लोग चलते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर। तो लक्षणा को जाने इससे पहले भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए समझते हैं इसी प्रकार से। तो आचार्य मम्मट ने कहा कि मैं शब्द और अर्थ का जो विवेचन है ना, ये दूसरे उल्लास में करूंगा, मतलब दूसरे उल्लास में इन्होंने विवेचन इसका कर दिया। ठीक है, तो अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे मन में एक शंका आती है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाचक शब्द, दूसरा होता है लाक्षणिक शब्द, और तीसरा होता है व्यंजक शब्द। ठीक है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, 3 प्रकार के शब्द होते हैं। अर्थ कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। वाचक का जो अर्थ होगा वो होगा वाच्यार्थ, लाक्षणिक शब्दों का जो अर्थ होगा वह होगा लक्ष्यार्थ, और व्यंजक शब्दों का जो अर्थ होगा वह होगा व्यंग्यार्थ। ठीक है जी, और इसी प्रकार से जिन शक्तियों के माध्यम से, ठीक है, जिस शक्ति के माध्यम से वाचक शब्द अपने वाच्यार्थ को प्रकट करता है उस शक्ति का नाम है अभिधा। जिस शक्ति के माध्यम से लाक्षणिक शब्द अपने लक्ष्य अर्थ को प्रकट करता है उस शक्ति का नाम है लक्षणा, और जिस शक्ति के द्वारा व्यंजक शब्द अपने व्यंग्यार्थ को प्रकट करता है उस शक्ति का नाम है व्यंजना। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये इन्हीं दोनों के बीच में रहने वाला है, तो हम सभी इसी को गहराई से आज हम पढ़ेंगे। ठीक है,
और जो लाक्षणिक शब्द होता है, जो लक्षणा होती है शब्द शक्ति, ये अभिधा पर ही आश्रित होती है ना। जो वाचक शब्द की जो शक्ति है अभिधा, इसी के ऊपर आश्रित होती है। इसीलिए पहले हमें वाचक और अभिधा का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, बस आप सभी को थोड़ा थोड़ा इसको समझते जाना है। और जो लोग पहली बार शब्द शक्ति का नाम सुन रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि कक्षा को ध्यानपूर्वक देखिए और कक्षा के बाद एक बार बस वीडियो को आप लोग देख लेंगे, आप लोगों को सारा विषय अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी विषय से देखिए घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा। और मैंने बहुत सारा मूल हटा करके केवल मुख्य मुख्य चीज़ों को ही ले करके इसका PDF बनाया है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समस्या ना हो। आइए अब चलते हैं, जो ये वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्द थे ना, उसमें पहला जो वाचक शब्द है, इसका लक्षण क्या है इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते सवाचक। ठीक है, ये से नहीं है, सवाचक। ठीक है, तो अब इसमें क्या बातें कह रहे हैं इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो इसमें वाचक जो शब्द हैं इनकी परिभाषा ये बता रहे हैं। ठीक है, तो वाचक शब्द की परिभाषा क्या बता रहे हैं कि सवाचकः, वह वाचक शब्द होता है। और ये कैसा होता है? यह जो साक्षात संकेतितम अर्थम अभिधत्ते, है ना, जो साक्षात संकेतित अर्थ को जो प्रकट करता है उसी को वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अब इसी को समझते हैं। तो क्या होता है ना, देखिए, जितने भी इस संसार में शब्द हैं इनसे किसी न किसी अर्थ का प्रकाश होता है। ठीक है, जितने भी इस संसार में शब्द है ना, वो किसी न किसी अर्थ की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, किसी न किसी अर्थ की ओर संकेत करते हैं। अब मैं आप सभी से बोलूँगा कि हम सभी काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं, तो काव्य प्रकाश आप समझ जाएंगे कि काव्य प्रकाश का अर्थ क्या है। एक लाक्षणिक ग्रंथों की पुस्तक है, इसके रचयिता आचार्य मम्मट हैं, इसमें 10 उल्लास हैं और हम लोग शब्द शक्ति को उसमें पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो काव्य प्रकाश शब्द से ही आप उसके अर्थ की ओर आपका संकेत अपने आप चला गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वाचक शब्द। जब कोई आपसे सामान्य रूप से कोई वाक्य कहता है और उस वाक्य का जो सीधा सीधा अर्थ आपके सामने निकल करके आता है, उसी को कहते हैं वाचक शब्द। जैसे इसका आगे मतलब इन ग्रंथों में उदाहरण इस प्रकार से मिलता है, जैसे एक घर है, घर के अंदर जो पिता हैं वो अपने नौकर को, मतलब ऐसा कहते हैं, नौकर को बोलते हैं कि गाम आनया। उनका नौकर गया होगा बाहर गाय को लेकर के चराने वगैरह, तो उनको उन्होंने बोला कि गाम आनया, अर्थात गाय को ले आओ। तो उनकी इस बात को एक छोटा बच्चा सुन लेता है। तो छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता, गाम का मतलब क्या है, आने का मतलब क्या है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन उसने ध्यान दिया कि शब्द जो है वो किस अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। कि जब उन्होंने बोला गाम आनय, तो जो नौकर काम कर रहा था, गाय को चरा रहा था बाहर ले जा करके, वो क्या कर रहा है, गाय को ले करके आ रहा है। ठीक है, तो वो बच्चा समझ गया कि गाम आनय, ये शब्द गाय को ले आओ ऐसे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। इसी प्रकार से उस पिता ने दूसरी बार कहा अश्वम आनय, अर्थात घोड़े को ले आओ। तब वो बालक समझ गया कि पिछली बार कहा था गाम आनय, तो गाय को ले आए थे, इस बार कहा अश्वम आनय, तो इस बार घोड़े को ले आ रहे हैं। मतलब आने का मतलब क्या हो गया, आने का मतलब है अपने पास बुलाना, ले आना, है ना। और अश्वम का अर्थ अलग हो जा रहा है और गाम का अर्थ अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सामान्य रूप से जिस किसी भी शब्द का जो प्रथम अर्थ जो वो शब्द खुद ही संकेत करता है, उसी को कहते हैं संकेतित अर्थ। ठीक है, उसी को कहते हैं साक्षात संकेतित अर्थ। ठीक है, जैसे अश्व का मतलब घोड़ा, गो का मतलब गाय, बालकः का मतलब बालक, है ना, पुस्तकम का मतलब पुस्तक। ठीक है, लवणम का मतलब लवण, नमक। ठीक है, तो ये संकेतित अर्थ होते हैं, इसी को कहते हैं वाचक शब्द। जो शब्द प्रथम अर्थ अपना संकेत करता है उसी को कहते हैं वाचक शब्द। ठीक है, और
इसके लिए क्या कह रहे हैं, इसमें कहीं कहीं मिस्टेक भी है, टाइपिंग मिस्टेक, मुझे चेक करने का समय नहीं मिला। तो ये जो वाचक शब्द अपने अर्थ को प्रकट कर रहा है, ये किस प्रकार से करता है, क्योंकि इसमें एक अभिधा नाम की शक्ति काम करती है। तो इसी का छोटा सा एक परिभाषा दे रहे हैं कि स मुख्यो अर्थः तत्र मुख्यो व्यापारः अस्य अभिधा उच्यते, है ना। तो अभिधा उच्यते, उसको अभिधा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स मुख्यो अर्थः, स मुख्यो अर्थः, वह जो मुख्य अर्थ होता है ना, गाम आनय, गाय को लाओ, ये जो मुख्य अर्थ है, तत्र मुख्यो व्यापारः, और उसमें जो मुख्य रूप से जो व्यापार किया जा रहा है, गाम आनय कहा तो गाय को ले आओ, जो व्यापार हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, ये जिस शक्ति के द्वारा पता चलता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अभिधा कहते हैं। ठीक है, तो अभिधा शब्द शक्ति का मतलब सिंपल सा होता है कि एक शब्द होगा और उसका प्रथम दृष्टि में जो अर्थ निकल करके आएगा उसी को कहेंगे हम लोग वाचक शब्द, और जिस शक्ति के माध्यम से निकल करके आएगा उसी को कहेंगे अभिधा। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? पहले एक बार बताएंगे। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? अभिधा का मतलब सिंपल है, हम सभी काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं, मतलब हम सभी काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं, इसमें कहीं से भी कुछ और सोचना नहीं है, है ना। हम रामायण पढ़ रहे हैं, मतलब हम रामायण पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से जो भी आप बोलोगे उसका सीधा सीधा जो अर्थ निकल करके आता है उसी को कहते हैं वाचक शब्द, वाच्यार्थ कहेंगे, और उस जिस शक्ति के माध्यम से निकलेगा उसी को कहेंगे अभिधा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अब लक्षणा, जो हमारा मुख्य विषय है, इसके ऊपर आज हम लोग अभी आ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं लक्षणा पर, है ना। इसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है, इसको थोड़ा सा समझने में इसमें ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं लक्षणा के विषय में, अलग अलग उसकी विशेषताएं होती हैं। लक्षणा किसको बोलते हैं ये पूरा आपको बताएंगे इस लक्षण में। तो ये इसका लक्षण है, मुख्यार्थ बाधे तदयोगे रूढ़ितोत्थ प्रयोजनात् अन्यो अर्थ लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। तो लक्षणा के विषय में पहली बात ये कह रहे हैं कि इसमें मुख्यार्थ बाधे, अर्थात मुख्य अर्थ का बाध हो जाता है ना। जो पीछे हो रहा था ना कि इन्होंने कहा गाम आनय, मतलब गाय को ले आओ, तो लक्षणा में क्या हो रहा है? मुख्य अर्थ का बाध हो जाएगा, मतलब शब्द का जो मुख्य अर्थ है उसका बाध होता है। ठीक है, अब कैसे होता है इसी को हमें समझना है। मुख्य अर्थ का बाध होगा, और उसके आगे एक और चीज कह रहे हैं, दो पदों को देखते हैं, इसके बाद एक उदाहरण से इसको समझेंगे। तद योगे, कि मुख्य अर्थ का तो बाध हो जाएगा, तो फिर प्रश्न आता है ना कि हम लोग फिर किस अर्थ को ग्रहण करेंगे, है ना। शब्द का जो मुख्य अर्थ होता है, आपने कहा कि भाई उसका बाध कर दो, उसको आप मत ग्रहण करना, तो फिर हम किस अर्थ को लेंगे? तो कह रहे हैं कि तद योगे, अर्थात उसी से युक्त, उसी शब्द के अर्थ से युक्त एक अन्य अर्थ आपको ग्रहण करना है, उसी से जुड़ा हुआ एक अर्थ आपको ग्रहण करना है। ठीक है, दो बातें कही गई। पहले तो यह है कि शब्द का जो मुख्य अर्थ है आपको उसका बाध करना है, और तद योगे अर्थात उसी से संबंधित एक नया अर्थ आपको लेना है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ उदाहरण मैंने लिखा नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, गंगायाम घोषः। ठीक है, आप सभी ने भी बहुत बार सुना होगा, गंगायाम घोषः। ठीक है, गंगायाम घोषः, इसका अर्थ क्या होता है? गंगायाम मतलब गंगा में, घोषः, घोषः का मतलब क्या होता है? झोपड़ी होता है। और घोषः के कुछ और अर्थ भी मिलते हैं हमें शब्द कोशों में, जैसे घोषः कहते हैं बस्ती को। किसकी बस्ती? ग्वालों की बस्ती। जो अहीर लोग होते हैं ना, यदु वंश के जो लोग होते हैं, जो लोग यादव होते थे पहले, उनको ग्वाला इसमें कहा गया है। तो उनकी जो बस्ती होती है उसी को कहते हैं घोषः। तो हम लोग यहाँ पर बस्ती अर्थ को ना लेकर के घोषः मतलब झोपड़ी को लेंगे। ठीक है, झोपड़ी आप सभी ने देखा होगा, गांव में अभी भी बनती हुई हमें दिखती है ना। झोपड़ी शब्द से आप सभी समझ सकते हैं, बांस गाड़ करके और उसके ऊपर पशु पक्षी वगैरह के लिए वहाँ पर बनाया जाता है, अभी भी गाँव में बनाया जाता है।
तो गंगायाम घोषा का अर्थ क्या निकल करके आया कि गंगा में घोष, गंगा में झोपड़ी। अब एक बात बताइए, गंगा जी जो है ना, उसमें हमेशा जल प्रवाह बहता रहता है। गंगा जी इतनी गहरी होती हैं, इसमें न जाने कितने लोग डूब जाते हैं। एक अगर हमें कुछ भी उसमें जाते हैं तो हमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। एक मनुष्य अगर जाता है स्नान करने के लिए तब भी उसे बहुत सावधानी बरतनी होती है। तो यहाँ पर तो ये बात कह रहे हैं कि गंगा में घोष, गंगा में झोपड़ी, तो ये कुछ अटपटा सा लग रहा है ना। तो जो पिछला वाला था अभिधा शब्द शक्ति थी, वो क्या कहती है कि गंगायाम घोषा का जो अर्थ आ रहा है ना, पहला अर्थ, उसी को आप ग्रहण कर लो, गंगा में झोपड़ी। लेकिन क्या हो रहा है, गंगा में झोपड़ी ऐसा अर्थ लेने से हमारा जो अभिप्राय है ना वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो अब इसी चीज को लक्षणा शब्द शक्ति स्पष्ट करती है कि भाई गंगायाम घोषा में क्या करना है, आपको मुख्यार्थ बाध करना है। जो मुख्य अर्थ है ना गंगा में झोपड़ी, इसका बाध करना है, आपको इसका ग्रहण नहीं करना है। तो फिर प्रश्न आता है कि फिर किसका ग्रहण करें, तो इसके आगे कहा कि तद योगे, अर्थात गंगा में जो झोपड़ी ऐसा कह रहे हैं तो उसी से संबंधित एक अर्थ को आपको लेना है। मतलब गंगा में झोपड़ी कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि गंगायाम तटे घोषः। गंगा में झोपड़ी का मतलब क्या हो गया कि गंगा के तट पर झोपड़ी, है ना। तो गंगा के तट पर तो झोपड़ी हो सकती है ना। आज भी कई सारे मछुआरे होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मछली वगैरह पकड़ते हैं तो वो लोग उसी के किनारे अपनी एक झोपड़ी जैसी बना करके रहते हैं, वहीं पर अपना सारा हिसाब किताब लेखा जोखा जो भी होता है करते हैं, है ना। तो गंगायाम घोषा का जो प्रथम अर्थ था गंगा में झोपड़ी, इससे हमारा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए लक्षणा शब्द शक्ति कहती है कि इसका आप बांध कर दो और तद योगे, अर्थात उसी से संबंधित एक अर्थ है उसको लो कि गंगा के तट पर झोपड़ी। तो गंगा के किनारे पर तो झोपड़ी हो सकती है ना। गंगा के किनारे पर झोपड़ी का होना इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है, ठीक है। तो दो बातें कह दी लक्षणा में, मुख्य अर्थ का बाध करना है और एक नया अर्थ आपको उसी से संबंधित, उसी से जुड़ा हुआ आपको अर्थ लेकर के आना है। तद योगे का मतलब क्या हो गया, उसी से युक्त अर्थ को लेना है। अब गंगायाम घोषा कहा तो गंगा के किनारे पर झोपड़ी, ऐसा अर्थ लेना है। ऐसा नहीं कि गंगायाम घोषा पद का अर्थ आप कर लो कि यमुना के किनारे पर झोपड़ी, ऐसा अर्थ आपको ग्रहण नहीं करना है, ठीक है। गंगायाम घोषा मतलब गंगा नदी के तट पर बनी हुई झोपड़ी, ठीक है। तो दो बातें इसकी स्पष्ट हो गई। आगे भी कुछ बातें इसमें कह रहे हैं लक्षणा शब्द शक्ति के लिए, इसकी विशेषताओं के रूप में कि ये रूढ़ितः, रूढ़ितः पद का अर्थ क्या होता है कि ये रूढ़ि से और प्रयोजनात् अर्थात प्रयोजन से ये लक्षणा शब्द शक्ति जो है ना ये प्रवृत्त होती है। मतलब रूढ़ि से भी होती है और प्रयोजन से भी ये लक्षणा शब्द शक्ति काम करती है, ठीक है, ये इसका अर्थ है। तो रूढ़ि से भी लक्षणा शब्द शक्ति है, काम करती है। इसका मतलब क्या होगा, रूढ़ि का मतलब क्या होता है कि किसी शब्द का किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाना, ठीक है, किसी शब्द का किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाना, ठीक है। जैसे हमारे गांव की तरफ ना एक बगीचा है, ठीक है, तो वहाँ रात्रि के समय में एक सज्जन थे, वो वहाँ से आ रहे थे और उस बगीचे में उनको पता नहीं क्या आभास हुआ, कुछ उनको डर लगा, कुछ उनको भय लगा, या उनको पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने मतलब वो चिल्लाते हुए उस बगीचे से बाहर भागे हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ा है बगीचा। तो उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर भूत देखा, मैंने यहाँ पर भूत देखा। तो ये घटना जो है ये 15-16 साल पहले की है, ठीक है, 15-16 साल पहले की ये घटना है। लेकिन आज तक वो जो बगीचा है ना उसका नाम पड़ गया है, उसको कहते हैं भूत वाला बगीचा, है ना। 2-3 बगीचे हैं हमारे गांव में बड़े बड़े, लेकिन उस बगीचे का नाम क्या पड़ गया है, भूत वाला बगीचा। तो इसी को कहते हैं रूढ़ि से लक्षणा का होना, ठीक है। मतलब किसी शब्द का किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाना, ठीक है। रूढ़ि का एक और लक्षण आप सभी समझ सकते हैं। रूढ़ि का एक और लक्षण इस प्रकार से होता है कि जैसे एक मकान मालिक है, उनके
घर में दो लोग अपना रूम वगैरह खोजने के लिए गए। तो एक जो लड़का था वो बिहार से था और एक था राजस्थान से मान लीजिए या किसी और प्रदेश से था। तो उन्होंने राजस्थान वाले लड़के से पूछा कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। तो उसने कहा कि मुझे मान लीजिए किसी परीक्षा की तैयारी करनी है, MBBS की तैयारी करनी है, किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है। लेकिन उन्होंने जो बिहार वाला बच्चा था उससे उन्होंने कुछ नहीं पूछा। तो उनसे किसी ने प्रश्न किया कि आपने बिहार वाले बच्चे से क्यों नहीं पूछा कि ये किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। तो मकान मालिक कहते हैं कि अरे पूरा बिहार तो UPSC की ही तैयारी करता है। आप लोग समझ रहे हैं, पूरा बिहार UPSC की ही तो तैयारी करता है। तो मतलब आप लोग बताइए, क्या बिहार जो प्रदेश है वो UPSC की तैयारी कर सकता है? एक जो प्रदेश है, क्या कोई प्रदेश UPSC की तैयारी कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पर मुख्य अर्थ का बात करते हैं तो फिर अर्थ क्या निकल करके आता है कि बिहार में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो UPSC की तैयारी करते हैं या UPSC की तैयारी करने में वो लोग उसको प्राथमिकता देते हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं रूढ़ी। बिहार के बच्चों के लिए वैसे ही प्रसिद्ध हो जाता है ना कि ये लोग घर से निकलते हैं तो कलेक्टर बन के ही वापस आते हैं, है ना। तो इसी को कहते हैं रूढ़ी, मतलब किसी शब्द का किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाना, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि प्रयोजनार्थ, अर्थात लक्षणा जो होती है ना शब्द शक्ति, ये प्रयोजन के कारण भी देखी जाती है, ठीक है। अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति कहीं कहीं पर तो रूढ़ी के कारण से होती है, लेकिन कहीं कहीं उसमें एक प्रयोजन भी देखने को मिलता है। जैसे प्रयोजन के लिए इसी शब्द को आप देखिए, हमने कहा गंगायाम घोषा, अर्थात गंगा में झोपड़ी। तो फिर लक्षणा शब्द शक्ति कहती है कि नहीं, गंगा के किनारे पर झोपड़ी। तो फिर हम सोचते हैं कि इसमें कोई ना कोई तो प्रयोजन होगा ना। गंगा के किनारे पर झोपड़ी अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई प्रयोजन होगा। तो प्रयोजन क्या है कि गंगा नदी के पास आप जब भी जाते हैं, या मतलब मैं बनारस के थोड़ा सा आगे से हूँ मैं, तो हमारी ट्रेन जब भी आती है उधर से दिल्ली की तरफ से, तो बनारस में जो गंगा जी हैं उनके ऊपर से आते हैं हम लोग, है ना। तो जब भी ट्रेन गंगा जी के ऊपर से आती है तो बहुत शीतलता महसूस होती है हमें ना, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब पूरी यात्रा में सबसे सुखद क्षण होता है वो, है ना। तो गंगा के किनारे पर झोपड़ी, ऐसा कहने के पीछे प्रयोजन क्या है कि भाई गंगा जी के अंदर जो शीतलता है, गंगा जी के अंदर जो पावनता है ना, वो हमें प्राप्त होता है। हम उससे युक्त हैं, हमें उसका लाभ मिलता है, हमें शीतल शीतल हवा मिलती है, हमें पावनता मिलती है ना। और कहते हैं कि बहती हुई नदी जो होती है ना, उसके समीप जा करके हमें थोड़ी देर तक बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए, इसके पीछे कारण ये बताते हैं ना कि बहती हुई नदी जो है ना, अगर आप उसके समीप जा करके बैठते हैं थोड़ी देर तक आंख बंद करके, तो वो आपके अंदर जितनी भी निगेटिविटी है, नकारात्मक है, कुछ भी ऊर्जा है, तो उसको अपने साथ बहा करके ले करके चली जाती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ऋषि मुनि साधक वगैरह गंगा नदी के किनारे या किसी न किसी नदी के किनारे साधना करते थे, क्योंकि उस समय नदी का बहाव जो होता है उनके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ बहा करके ले जाता है, तो उनका जो ध्यान होता है वो आसानी से लग जाता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप सभी ने समझा कि लक्षणा में क्या क्या बातें इसमें बता रहे हैं कि मुख्य अर्थ का बात होगा, फिर उसी अर्थ से संबंधित एक अर्थ आएगा, उसी के साथ उसका जुड़ाव होगा। और ये लक्षणा रूढ़ी के कारण भी होती है और प्रयोजन के कारण भी होती है, ठीक है। और दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं यत्, यत् है ना, यत् मतलब यहाँ पर यया अर्थ लेंगे, जिसके द्वारा अन्य अर्थ लक्ष्यते, मतलब जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ, एक दूसरा अर्थ लक्षित होता है, प्राप्त होता है, उसी को कहते हैं लक्षणा। और ये कैसी होती है, आरोपिता क्रिया, है ना, आरोपिता क्रिया। आरोपिता का मतलब क्या है, जैसे गंगायाम घोषा का अर्थ क्या था, गंगा में झोपड़ी था, लेकिन यहाँ पर एक अन्य अर्थ का आरोप हो गया, अन्य अर्थ का आगमन हो गया कि गंगा के तट पर झोपड़ी। गंगायाम घोषा अर्थात गंगायाम तटे घोषा, ठीक है। तो यहाँ जो तट अर्थ है इसका आरोप हो गया, इसका आगमन हो गया, इसीलिए ये आरोपित क्रिया होती है। और इसका आरोप किस पर होता है, अभिधा शब्द शक्ति पर इसका
आरोप होता है। पहले अभिधा शब्द शक्ति आती है, मुख्य अर्थ को प्रकट करती है, फिर ये मुख्य अर्थ को बांध करके उसी के ऊपर अपना अर्थ जो है ना वो उसके ऊपर लागू करता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं आरोपिता क्रिया। समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो लोग प्रथम दृष्टि में इसको पढ़ रहे हैं, पहली बार अपने जीवन में लक्षणा को पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा कठिन लग सकता है क्योंकि ये समझने वाले विषय हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन आप सभी क्लास की रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप सभी उस पर भी देख सकते हैं, आपको सारा समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब आते हैं हम लोग अपने मूल विषय पर। दूसरा प्रश्न आता है, लक्षणा को हम लोग समझ गए कि मुख्य अर्थ का बाद होगा और उसी से संबंधित एक अर्थ हमारे सामने आ जाता है और रूढ़ि और प्रयोजन के कारण से लक्षणा शक्ति होती है। ठीक है, तो लक्षणा कितने प्रकार की होती है ना? एक प्रश्न आता है हमारे सामने, लक्षणा कितने प्रकार की होती है? तो काव्य प्रकाश के अंदर एक बताया गया है कि लक्षणा तेन षड्विधा, है ना? तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि काव्य प्रकाश के अनुसार लक्षणा 6 प्रकार की होती है। ठीक है, षड्विधा लिखा हुआ है ना, तो लक्षणा 6 प्रकार की होती है। किसके अनुसार? काव्य प्रकाश के अनुसार। और साहित्य दर्पण में लक्षणा के 80 भेदों का वर्णन है। इसको भी आप सभी नोट कर लीजिए, जब साहित्य दर्पण पढ़ेंगे तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 भेद का ही विस्तार करके 80 भेद वहाँ पर उन्होंने विश्वनाथ जी ने कर दिया है। तो अभी हम लोग आते हैं काव्य प्रकाश में। तो काव्य प्रकाश में लक्षणा के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले लक्षणा के 2 भेद किए जाते हैं, शुद्धा और गौणी। ठीक है, सबसे पहले लक्षणा के 2 भेद किए जाते हैं। पहला भेद है शुद्धा, दूसरा भेद है गौणी। ठीक है, लक्षणा के 2 भेद कौन कौन से हो गए? शुद्धा लक्षणा और गौड़ी लक्षणा। ठीक है, अब आगे जो गौणी लक्षणा है इसको पहले देखते हैं। गौणी के 2 भेद होते हैं, सारोपा और साध्यवसाना, है ना? तो इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, सारोपा गौणी लक्षणा। ठीक है, साध्यवसाना गौणी लक्षणा। ठीक है जी, सारोपा गौणी लक्षणा और साध्यवसाना गौणी लक्षणा। तो ये गौणी के 2 भेद हो गए। और जो शुद्धा होता है, शुद्धा जो होती है लक्षणा, इसके 4 भेद हो जाते हैं। तो सबसे पहले शुद्धा के 2 भेद होंगे, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। ठीक है, शुद्धा के 2 भेद होंगे, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। और इसके अंदर भी इसी प्रकार से सारोपा और साध्यवसाना हो जाएंगे दोनों, और लक्षण वाले लक्षणा में भी सारोपा और साध्यवसाना हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 भेद हो जाते हैं। कैसे होते हैं? सबसे पहले आप लोग लेंगे यहाँ से, सारोपा को लेंगे तो सारोपा, उपादान, शुद्धा, लक्षणा। ठीक है, इसके बाद लेंगे साध्यवसाना, उपादान, शुद्धा और लक्षणा। ठीक है, 2 हो गए। फिर इसी प्रकार से तीसरा लेंगे, सारोपा, लक्षण, लक्षणा। ठीक है, शुद्धा, है ना? शुद्धा भी लेंगे इसी में, ये वाला गलत हो गया थोड़ा सा। सारोपा को भी इसी प्रकार से लेंगे, इसमें सारोपा, लक्षण, शुद्धा, लक्षणा। ठीक है, और इसी प्रकार से साध्यवसाना, लक्षण, शुद्धा, लक्षणा। तो ये 4 हो गए। और ये मैंने आप लोगों को बताया ही था, सारोपा गौणी लक्षणा, साध्यवसाना गौणी लक्षणा। अब ये क्या है शुद्धा, क्या है गौणी, क्या है सारोपा, क्या है साध्यवसाना, है ना? तो इन सभी शब्दों के ऊपर ही हमें बातचीत करना है, समझना है, शब्दों को समझना है, इनके अर्थों को समझना है। हमारा लक्षणा वाला विषय जो है ये पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इसमें था, शुद्धा के अंदर जो 2 भेद थे आप सभी को मैंने बताया था, उपादान और ये लक्षण, है ना? इसी को हमें सबसे पहले समझना है। शुद्धा के जो 2 भेद हैं, उपादान और लक्षण लक्षणा, इसी को सबसे पहले समझना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, उपादान लक्षणा किसे कहते हैं और लक्षण लक्षणा किसे कहते हैं। ठीक है, नंदन जी समझ में आ रहा है? नंदन जी हैं यहाँ पर? चलिए, शायद नहीं है। आवाज आ रही है ना आप सभी को मेरी? बताएंगे एक बार। जी महोदय, श्रूयते सम्यक्तया। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। अब आते हैं हम लोग, उपादान लक्षणा किसे कहते हैं और लक्षण लक्षणा किसे कहते हैं। तो इसके लिए एक ये श्लोक दिया गया है इसमें। ठीक है, तो आइए इसी को हम लोग समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है, स्वसिद्धये पराक्षेप। ठीक है,
ये जो है ना स्वसिद्ध ये पराक्षेप, यही उपादान लक्षणा की परिभाषा है। ठीक है, उपादान लक्षणा जो है ना इसी का ये लक्षण है, स्वसिद्ध ये पराक्षेप। तो इसको पहले समझते हैं, फिर लक्षण वाली लक्षणा जो है इसको बाद में समझेंगे। तो स्वसिद्ध ये पराक्षेप, स्वसिद्ध का मतलब क्या होता है? अपनी सिद्धि के लिए। ठीक है, अपनी सिद्धि के लिए जो पराक्षेप अर्थात दूसरे का ग्रहण करता है। ठीक है, जो शब्द अपनी सिद्धि के लिए, ठीक है, जो शब्द अपनी सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का भी, दूसरे शब्द का भी जो ग्रहण करता है, आरोप करता है, अध्याहार करता है, अपने अंदर समावेश कर लेता है, उसके अपने साथ में उसका समावेश करता है, उसी को कहते हैं उपादान लक्षणा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं तो विषय बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें आता है काव्य प्रकाश में, कुंताह प्रविशन्ति। ठीक है, कुंताह प्रविशन्ति। अब मैं आप में से किसी से पूछूंगा, देखिए जो ये कुंताह है इसका मतलब होता है बहुत सारे भाले, है ना, भाले जो होते हैं ना, तलवार कमान भाले, वो वाला है भाला, भाले, बहुत सारे भाले प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। तो बताइए कुंताह प्रविशन्ति, इसका जो वाच्यार्थ होगा वो क्या होगा, मुख्य अर्थ क्या होगा? भविष्य जी आप बताइए। कुंताह मतलब भाले, प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करते हैं। तो कुंताह प्रविशन्ति का जो मुख्य अर्थ निकल करके आ रहा है वो क्या है? भविष्य जी आप बताइए। भाले मुख्य अर्थ ये निकल के आ रहा है कि भाले युक्त जो सैनिक है वो आ रहे नहीं, हैं। वो नहीं, मुख्य अर्थ पूछ रहा हूँ ना, मतलब भाले प्रवेश करते हैं। ठीक है, भाले प्रवेश करते हैं। भाले, भाले प्रवेश करते हैं। तो अब इसमें लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है? अब देखिए, आप जब सुनेंगे पहली बार भाले प्रवेश करते हैं तो आपको अटपटा सा लगेगा कि मतलब भाले तो निर्जीव पदार्थ होते हैं ना, तलवार भाले, है ना, छुरी कमान जो भी होता है, तो वो प्रवेश कैसे कर सकता है ना? हमारे मन में एक शंका होती है। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति के लक्षण को घटाना है कि भाई जो मुख्य अर्थ निकल करके आ रहा है ना उसका बाध करना है आपको। ठीक है, उसका आपको बाध करना है। तो कुंताह प्रविशन्ति, भाले प्रवेश करते हैं, तो इसको आप कट कर दो, है ना। यहाँ पर अर्थ क्या होगा, लक्षणा क्या बोलेगी? तद योगे, अर्थात उसी से युक्त एक अर्थ आपको लेना है। अर्थात कुंताह का मतलब क्या हो गया? भाले धारण, भाला धारण करने वाले जो सैनिक हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा अर्थ होगा। आप सभी ने देखा होगा ना फिल्मों में, मतलब द्वार जो होता है, मुख्य द्वार, वहां पर भाला लेकर के दो सैनिक खड़े होते हैं ना, और जो भी आता है फिर उससे उसका परिचय वगैरह पूछ करके, आई कार्ड वगैरह देख करके ही उसको आगे एंट्री मिलती है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कुंताह प्रविशन्ति, भाले प्रवेश करते हैं, ये मुख्य अर्थ है, आपको इसका बाध करना है। फिर इसी से जुड़ा हुआ एक अर्थ आपको लेना है। क्या अर्थ लेना है? कि भाले धारण करने वाले जो सैनिक हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, राजा ने सबको बुलाया होगा तो सभी लोग अपना अपना भाला लेकर के जा रहे होंगे। तो किसी ने उनको देखा और उनके लिए बोल दिया कि भाई बहुत सारे भाले आ रहे हैं, है ना। तो भाले आ रहे हैं मतलब भाले खुद नहीं आ रहे हैं, भाले धारण करने वाले जो सैनिक हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को देखेंगे, यहाँ पर उपादान लक्षणा कैसी होती है, कैसे यहाँ पर घटित हो रही है। तो उपादान का लक्षण हमने क्या देखा था? अपनी सिद्धि के लिए दूसरे शब्द का जो आक्षेप करता है, दूसरे शब्द को जो ग्रहण कर लेता है। तो कुंताह प्रविशन्ति, भाले प्रवेश कर रहे हैं, तो ये जो शब्द है ना इसकी सिद्धि नहीं हो रही है, अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो इसने कुंताह ने क्या किया? कुंताह पुरुषाह, है ना, कुंताह जो शब्द था इसने क्या किया? पुरुषाह, इस शब्द का इसने ग्रहण कर लिया, इस शब्द का इसने समावेश कर लिया अपने साथ में। तो कुंताह पुरुषाह प्रविशन्ति, अर्थात भाले को धारण करने वाले पुरुष प्रवेश कर रहे हैं, है ना। तो कुंत को क्या थी? आवश्यकता थी अपनी सिद्धि के लिए कि मेरा अभिप्राय स्पष्ट हो जाए, इसीलिए इसने पुरुषाह इसको ले करके अपना अर्थ प्रकाशित किया। ठीक है, लेकिन ये जो पुरुषाह है ये क्या है? हमें दिखाई नहीं देता है ना, क्योंकि लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है? मुख्य अर्थ का बाध करके ही हमें जो वास्तविक अभिप्राय है वो निकल करके आता है। ठीक है, तो उपादान लक्षणा, इसका मतलब आप समझ गए कि अपनी सिद्धि के लिए दूसरे शब्द का
आक्षेप करता है, ठीक है, अपनी सिद्धि के लिए दूसरे शब्द को भी ग्रहण करता है, अपने साथ लेकर के आता है। इसी को कहते हैं उपादान। उपादान का जो शाब्दिक अभिप्राय होता है यह भी यही होता है। उपादान करना मतलब ग्रहण करना, ठीक है, उपादान मतलब ग्रहण करना। तो शब्द यहाँ पर अपनी सिद्धि के लिए दूसरे शब्द का ग्रहण कर लेता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लक्षण लक्षणा, दूसरा जो भाग था ना लक्षणा का, वो क्या था? लक्षण लक्षणा यहाँ पर है, ठीक है। तो अब लक्षण लक्षणा की परिभाषा भी इसी में बताएंगे लक्षण में। तो इसमें कह रहे हैं कि परार्थम स्वसमर्पणम लक्षणम, है ना, कि इसको एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। परार्थम, परार्थम का मतलब क्या होता है? दूसरे के लिए स्वसमर्पणम, अपना समर्पण कर देना, कि जो दूसरा शब्द है ना वो अपना अर्थ प्रकट कर पाए, इसीलिए अपना जो है वो समर्पण कर देता है, दूसरे के लिए अपना समर्पण कर देता है, उसको कहते हैं लक्षण लक्षणा, ठीक है। दूसरे के लिए अपना समर्पण कर देता है, उसी को कहते हैं लक्षण लक्षणा। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आप सभी को अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर क्या शब्द था? गंगायाम घोषः, अर्थात गंगा में झोपड़ी। तो यहाँ पर क्या किया? गंगा जो शब्द था ना, इसने अपना त्याग कर दिया, है ना, इसने अपना त्याग कर दिया और इसने अपना समर्पण कर दिया, ठीक है, दूसरे के लिए। मतलब जो तट अर्थ था ना, तट अर्थ के लिए इसने क्या किया? गंगा शब्द ने अपना त्याग कर दिया, अपना समर्पण कर दिया, कि जो तट अर्थ है वह निकल करके आ जाए, है ना। गंगायाम घोषा का मतलब क्या था? गंगा जी के जल प्रवाह में, गंगा जी की तीव्र जल धारा के बीच में झोपड़ी का होना, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है, अनुपयुक्त है। तो यहाँ पर लक्षण लक्षणा काम करती है। वो क्या कहती है कि परार्थम, अर्थात ये जो तट का अर्थ है ये निकल करके आए, इसी के लिए क्या होता है? स्वसमर्पणम, अपना समर्पण कर दिया। अब यहाँ पर गंगा शब्द का अर्थ जो है ना वो नहीं निकल करके आएगा, अपितु गंगा का जो अर्थ था जल प्रवाह, उसका बांध हो गया, है ना। अब वो अर्थ निकल करके नहीं आ रहा है, अपितु गंगा का तट, ये अर्थ निकल करके आ रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं उपादान लक्षणा, इसको कहते हैं लक्षण लक्षणा, ठीक है। तो उपादान का मतलब क्या होगा? किसी शब्द का वो ग्रहण करेगा। और लक्षण लक्षणा का क्या होगा? कि दूसरे शब्द की सिद्धि हो जाए, दूसरा अर्थ निकल करके आ जाए, इसीलिए अपना भी ये परित्याग कर देगा। गंगायाम घोषा का अर्थ था गंगा के जल प्रवाह में झोपड़ी, लेकिन इसने क्या किया? गंगा शब्द ने अपना अर्थ जो है उसको, शब्द जो है उसको त्याग कर दिया और तट अर्थ के लिए उसको समर्पित कर दिया, कि गंगायाम घोषा मतलब गंगा के तट पर कोई झोपड़ी, ठीक है। तो एक त्याग कर रहा है अपना दूसरे के लिए, और एक अपनी सिद्धि के लिए दूसरे को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया? बताएंगे एक बार? भविष्य जी आप बताइए, वंदना जी आप बताइए। ठीक है, चलिए जी बात। अब और समझते हैं हम लोग। और इसके जो दो भेद थे ना, ये सारोपा और साध्यवसाना, आप सभी ने देखा होगा, सब में आ रहा था ना। अब हमने ये पढ़ लिया, उपादान पढ़ लिया, लक्षण भी पढ़ लिया। अब ये सारोपा और साध्यवसाना सबके अंदर आ रहा है, इसको पढ़ते हैं। फिर ये जो गौणी है और ये जो शुद्धा है, इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अंतिम जो है स्लाइड बस वही बची हुई है, इसी को हम लोग देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा, ठीक है। अब इसमें सारोपा के विषय में बता रहे हैं कि सारोपा लक्षणा किसे कहते हैं। तो सारोपा के विषय में अब थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त रूप से पढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो सारोपा तु यत्र उक्तौ, है ना, सारोपा लक्षणा वहाँ कही जाती है जहाँ पर विषयी और विषय दोनों हों, ठीक है। विषयी और विषय दोनों जहाँ पर होते हैं उसी को कहते हैं सारोपा लक्षणा, ठीक है। तो अब ये 6 प्रकार की जो लक्षणा है, इसी प्रकार से 6 जो है इसके उदाहरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले सारोपा को देखते हैं। तो सारोपा का मतलब क्या होता है? विषयी और विषय दोनों होगा। विषयी और विषय का मतलब क्या होता है? विषयी और विषय का मतलब होता है उपमान और उपमेय, ठीक है। विषयी मतलब होता है उपमान और विषयी का मतलब होता है उपमेय। तो विषयी का मतलब यहाँ पर ये जो
विषयी का मतलब क्या है? उपमान। उपमान का मतलब क्या होता है? जिससे उपमा दी जाए, ठीक है। जैसे चंद्रमा है ना, चंद्रमा से सभी लोग उपमा देते हैं, और विषय उसे कहते हैं, उपमेय उसे कहते हैं जिसकी उपमा दी जा रही है। उपमा करने के योग्य जो होता है उसे क्या कहते हैं? उपमेय। तो मुख है ना, मुख, नायिका का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, तो नायिका का जो मुख होगा वो हो जाएगा विषय, और जो चंद्रमा है वो हो जाएगा विषयी, ठीक है। तो जिस लक्षणा में विषयी भी हो और विषय भी हो उसी को कहते हैं सारोपा, ठीक है। सारोपा मतलब विषयी और विषय दोनों का जहाँ पर आरोप कर लिया जाता है, ठीक है। ओके, चलते हैं हम लोग आगे, इसी को समझते हैं। तो ये सारोपाक लक्षणा का एक उदाहरण दिया गया है, कुंताः पुरुषाः प्रविशन्ति, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि कुंत मतलब भाले वाले जो पुरुष हैं वो प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। भाले वाले जो पुरुष हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो उपमेय है वो क्या है? पुरुष है ना। विषय है पुरुष, विषयी है कुंत, ठीक है। विषय है पुरुष और विषयी है कुंत, ठीक है। क्योंकि पुरुष के पास है ना, पुरुष के पास ये भाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए पुरुष जो होगा वो उपमेय, और जो कुंत है वो हो जाएगा उपमान। तो सारोपा में क्या कह रहे थे कि विषय भी होगा और विषय भी होगा, ठीक है। तो कुंताः पुरुषाः ये दोनों हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सारोपा हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई जो आपने पिछला वाला एग्जाम्पल दिया था उपादान वाला, उसमें तो ये था कि कुंताः प्रविशन्ति, अर्थात भाले प्रवेश कर रहे हैं, तो फिर आपने अपनी सिद्धि के लिए, कुंताः शब्द की सिद्धि के लिए आपने पुरुषाः का ग्रहण किया था, है ना, कि भाले को धारण करने वाले जो पुरुष हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन आपने सारोपा वाली जो लक्षणा है इसमें तो आपने कुंताः पुरुषाः प्रविशन्ति, इसमें तो आपने सब कुछ बोल दिया। तो इसमें मुख्य अर्थ का बाद कहाँ हो रहा है ना, मुख्य अर्थ का बाद कहाँ होगा, और इसमें इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा अर्थ कहाँ आ रहा है ना। ये दो शंकाएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पर भी मुख्य अर्थ का बाद हो रहा है, ठीक है। कुंताः पुरुषाः प्रविशन्ति अर्थात भाले वाले पुरुष आ रहे हैं, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है ना। इस अर्थ का बाद होकर के क्या अर्थ निकल करके आ रहा है कि कुंताः मतलब भाले को धारण करने वाला, ये जो है ना भाले को धारण करने वाले पुरुष आ रहे हैं, ठीक है। तो ये धारण करने वाले जो है अभी भी ये क्या है, ये तद योग करके ही हमें इसका अभिप्राय समझ में आता है ना। धारण करने वाले यहाँ पर अभी भी हमें अभिप्राय जो है मुख्य अर्थ से नहीं आ रहा है, अपितु मुख्य अर्थ का बाद करके जो उससे से युक्त अर्थ निकालते हैं तब आता है कि भाले वाले पुरुष नहीं आ रहे हैं, भाले को धारण करने वाले जो पुरुष हैं उनका प्रवेश हो रहा है, ठीक है। तो ये 6 प्रकार की जो लक्षणा है उसका एक एक करके यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, इसको आप सभी को ध्यानपूर्वक समझना है ना। तो ये सारोपा है। कैसे है सारोपा? क्योंकि विषय भी है और विषय भी है। उपादान लक्षणा कैसे है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, भाले को धारण करने वाले का उपादान हो रहा है ना। कुंत धारकाः है ना, कुंत को धारण करने, भाले को धारण करने वाले का फिर से क्या हो रहा है, इसमें समावेश हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर उपादान लक्षणा भी कही जाती है, ठीक है जी। और ये शुद्धा वाले का उदाहरण मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, शुद्धा किसे कहते हैं और गौणी किसे कहते हैं। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा सारोपा किसे कहते हैं। एक अंतिम इसका लक्षणा का जो भेद है वो है साध्यवसानी का, है ना। साध्यवसाना जो लक्षणा है वो इसका अंतिम भेद है, अंतिम इसकी व्याख्या है। साध्यवसाना किसे कहते हैं, संक्षिप्त में हम लोग समझें तो ये जो विषयी था ना कुंताः, ये विषयी क्या करता है ना, इस पुरुष का अपने अंदर ही समावेश कर लेता है, इस पुरुष को हटा देता है, ठीक है। विषयी विषय को अपने अंदर निगल लेता है, अपने अंदर ही उसको समा लेता है, इसी को कहते हैं साध्यवसाना, ठीक है। इसमें भी कहा गया है कि विषयी अंतःकृते अन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका। विषयी क्या करता है ना, अंतःकृते अन्यस्मिन् अंतःकृते, अन्य जो विषय है उसको क्या कर रहा है, अंतःकृते अर्थात अपने अंदर उसको धारण कर लेता है। कैसे धारण करता है देखते हैं। तो ये दूसरा वाला जो उदाहरण है ये साध्यवसाना
लक्षणा का उदाहरण है। तो साध्यवसाना का उदाहरण क्या है? केवल कुंताः प्रविशन्ति। ये जो कुंताः पद था, इसने पुरुषाः पद को क्या कर लिया? अपने अंदर इसको समाहित कर लिया, इसको निगल लिया इस शब्द ने। ठीक है, तो कुंताः प्रविशन्ति का मतलब क्या हो गया? भाला धारण करने वाले जो पुरुष हैं वो आ रहे हैं, और कुंताः प्रविशन्ति, कुंताः पुरुषाः प्रविशन्ति, अर्थात भाले को धारण करने वाले पुरुष आ रहे हैं। ठीक है, प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सारोपा और साध्यवसाना सिंपल है। सारोपा में जहाँ पर विषयी और विषय दोनों हो, और साध्यवसाना का मतलब जहाँ पर केवल विषयी हो, केवल उपमान हो। ठीक है जी, आगे हम लोग चलते हैं। अब ये जो दो उदाहरण थे ना, ये उपादान के अंदर थे। उपादान मतलब क्या होता है कि अपनी सिद्धि के लिए दूसरे का आक्षेप कर रहा था, है ना। कुंता जो था अपनी सिद्धि के लिए धारण करने वाला, ऐसे अर्थ को ले रहा था। और इसी प्रकार से कुंता, यहाँ पर तो पुरुषा का अध्यार हो ही रहा है ना। उपादान मतलब किसी शब्द का ये लोग ग्रहण कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर लक्षण लक्षणा में भी दो उदाहरण हमें देखने को मिलता है सारोपा के साथ में। ठीक है, सारोपा और साध्यवसाना के साथ में। तो इसको भी देखते हैं। थोड़ा सा ये समझने वाली चीज़ें होती हैं, इसीलिए काफ़ी सारे लोग चले गए। कोई बात नहीं, जितने लोग हैं आप लोग समझिए। आज हमारी वैसे भी अंतिम कक्षा है ना मतलब अंतिम मतलब डेमो क्लास का जो लास्ट है सेशन वो है। तो सारोपा लक्षण लक्षणा कैसे होगी यहाँ पर इसको देखते हैं। तो लक्षण लक्षणा आपको पता है कि स्वसिद्धये पराक्षेप और परार्थम स्वसमर्पणम, मतलब दूसरे के अर्थ के लिए अपना समर्पण कर देगा यहाँ पर। ठीक है, कैसे करेगा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले लिख रहे हैं यहाँ पर आयुर्घृतम, आयु घृतम। तो आप सभी को पता होगा, है ना, लोक में प्रचलित है कि जो व्यक्ति घृत का सेवन करता है उसकी आयु बढ़ती है। ठीक है, जो व्यक्ति घृत का सेवन करता है उसकी आयु बढ़ती है। तो अब किसी ने इसी को बढ़ा करके ऐसे बोल दिया ना कि जो घृत है ना, ये यही आयु है ना। आयु क्या है? तो आयु ये घृत ही है। ठीक है, आयु जो है ना वो घृत ही है। किसी ने ऐसे बोल दिया आयुर्घृतम, अर्थात आयु जो है ना वो घृत है, घृत ही जो है ना वो आयु है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर मुख्य अर्थ क्या हो रहा है कि जो आयु है वही घी है ना। जबकि ये मुख्य अर्थ मतलब मुख्य अर्थ का हमें बाध करना पड़ेगा, जो वास्तविक अर्थ है उसको निकालने के लिए। तो लक्षणा से अर्थ क्या हो जाएगा? लक्षण लक्षणा क्या अर्थ निकाल करके ले आएगी कि जो घृत है ना वो आयु को बढ़ाने वाला है। ठीक है, घृत जो है ना ये आयु नहीं है, अपितु आयु वर्धक है। ठीक है, आयु वर्धक है। तो ये जो आयु शब्द था ना, इसने आयु वर्धक इस शब्द के अर्थ के लिए अपना जो आयु शब्द था इसका त्याग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आयु से कोई मतलब नहीं है, आयु को बढ़ाने वाले से मतलब है। घृत जो है ये आयु को बढ़ाने वाला है। पहले क्या शब्द था, क्या अर्थ निकल करके आया था? जो घृत है वही आयु है। लेकिन अब निकल करके आ रहा है नहीं, घृत जो है ना वो आयु वर्धक है, बढ़ाने वाला। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? लक्षण लक्षणा हो जाएगी। और यहाँ पर सारोपा है क्योंकि यहाँ पर विषयी और विषय दोनों हैं। ठीक है, विषयी और विषय दोनों हैं। जो आयु है यहाँ पर इसी प्रकार से उपमान है, और घृत जो है वो उपमेय है। तो विषयी और विषय दोनों होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? सारोपा हो जाएगा। और इसी प्रकार से चौथी जो लक्षणा है साध्यवसाना, इसके अंदर क्या बात होगी कि जो विषयी है वो विषय को अपने अंदर निगल लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। ठीक है, तो इसमें ऊपर एग्जाम्पल था आयुर्घृतम, आयु जो है ना वो घी है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आयु आयु रेवरिदम, है ना, आयु एव इदम, अर्थात ये जो घी है ना ये बिल्कुल आयु ही है। आयु एव इदम का मतलब क्या हो गया? आयु ही है। तो यहाँ पर क्या हो गया? जो घृत पद था, घृत पद का आयु के अंदर ही समावेश कर लिया, अर्थात ये जो घृत है वो आयु के अंदर ही पूरा का पूरा समाविष्ट हो गया। तो इससे क्या अभिप्राय निकल करके आएगा कि ये जो घृत है ना ये आयु ही है, ऐसा निकल करके अर्थ आता है। ठीक है, और इसका लक्षणा का जब बात करते हैं तो पूरा अर्थ अच्छे से निकल करके आता है कि
जो घृत है उससे हमारी आयु बढ़ती है, हमारी आयु के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, इसीलिए हमने ऐसा अर्थ लिया कि जो घृत है वो आयु ही है। ठीक है, ऐसा लक्षणा से अर्थ निकल करके आता है। अब आगे चलते हैं। अंतिम जो भेद है लक्षणा का वो है गौणिक लक्षणा। ठीक है, ऊपर जो आप सभी ने चार्ट में देखा था, ये PDF में ऊपर जो ये भेद था, तो इसमें शुद्धा के अंदर ये उपादान और लक्षण था, फिर सारोपा और साध्यवसाना, ये हमने देख लिया। अब ये जो गौणी वाला भेद है ना, अब हमें इसी को देखना है। तो सारोपा गौणिक लक्षणा और साध्यवसाना गौणी लक्षणा, ये दो बस हमें और देखना है, तो हमारे लक्षणा के जो 6 भेद होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो गौणी का मतलब क्या होता है? गौणी शब्द से आप लोग अर्थ समझ जाइए पहले, यहाँ पर अर्थ मैंने लिखा नहीं है। तो गौणी कहते हैं जब शब्दों में ना सादृश्य संबंध होता है, तब जाकर के उसको गौणी लक्षणा कहते हैं। ठीक है, सादृश्य संबंध मतलब उसके समान होना। ठीक है, जैसे एक उदाहरण इसमें दिया गया है, गौरवाहिकः। ठीक है, गौरवाहिकः। तो इस उदाहरण को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं इसका हम लोग। तो एक मान लीजिए एक आश्रम है, तो वहाँ पर गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, तो अलग अलग जनपद के वहाँ पर शिष्य हैं। तो एक वाहिक जो है ना, ये भी एक जनपद का नाम है। ठीक है, वाहिक जो है यहाँ भी एक जनपद का नाम है। और वाहिक जो जनपद है ना, इसकी एक विशेषता है कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, ये थोड़े से बुद्धि से मतलब इतने कुशाग्र नहीं होते, बुद्धि इनकी मतलब विषयों को ग्रहण करने वाली नहीं होती। गुरुजी एक बार पाठ पढ़ाते हैं, फिर वो लोग पाठ भूल जाते हैं। दूसरी बार पढ़ाते हैं और पूछते हैं बच्चों समझ में आया, तो जो वाहिक वाले बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं गुरुजी अभी तक हमें समझ में नहीं आया, है ना। तो गुरुजी ने क्या बोला कि अरे तुम तो बिल्कुल बैल बुद्धि हो, है ना। वाहिक वाले बच्चे को टारगेट करके बोला कि भाई तुम तो बिल्कुल बैल बुद्धि हो। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ भी कह रहे हैं कि गौरवाहिकः, अर्थात वाहिक प्रांत के, वाहिक जनपद के जो बच्चे हैं ना, ये बिल्कुल गौ हैं। गौ का मतलब क्या है? बैल हैं। ठीक है, गौ का मतलब क्या है? बैल हैं। तो ये मुख्य अर्थ हो गया कि वाहिक जनपद के जो बच्चे हैं वो बैल हैं। तो मुख्य अर्थ का बाध करना होगा हमें। तो क्या अर्थ निकल करके आएगा कि वाहिक प्रांत के जो बच्चे हैं ना, ये बिल्कुल बैल के समान जड़ बुद्धि वाले हैं, है ना। बैल को हम लोग जानते हैं ना, जड़ बुद्धि वाला होता है, कहीं भी खाने के लिए निकल जाएगा, कुछ भी इधर उधर, है ना। बैल को मतलब जड़ता इत्यादि के साथ उसको संबंधित किया जाता है। तो इसीलिए उस बच्चे की बुद्धि जड़ता इत्यादि के साथ में संबंधित की जाती है, उस बैल के साथ में जोड़ करके। ठीक है, तो वाहिक प्रांत, वाहिक जनपद के जो बच्चे हैं वो बैल के समान जड़ बुद्धि वाले हैं, ऐसा अर्थ यहाँ पर निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है? सारोपा लक्षणा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सबसे पहले उपमेय है, वाहिक जनपद के जो बच्चे हैं, तो इनकी उपमा दी जा रही है किससे? गौ से। तो ये हो जाएगा उपमान, है ना। उपमेय कौन है? जो वाहिक जनपद के जो बच्चे हैं वो किसके समान है? गौ के समान है। तो गौ क्या हो जाएगा? उपमान, है ना। नायिका कैसी है? नायिका चंद्रमा के समान है, तो नायिका हो जाएगी उपमेय और चंद्रमा हो जाएगा उपमान। ठीक है, तो वाहिक हो जाएगा उपमेय और गौ हो जाएगा उपमान। इसी प्रकार से वाहिक हो जाएगा विषय और गौ हो जाएगा विषयी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं। और यहाँ गौणिक लक्षणा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सादृश्य संबंध बता रहे हैं। ठीक है, मतलब बैल की बुद्धि के जैसा, बैल की जड़ बुद्धि के जैसी जिसकी बुद्धि है, ऐसा कौन है? वो वाहिक जनपद का बच्चा है। ठीक है, तो यहाँ पर सादृश्य संबंध बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर गौणिक लक्षणा है। और ये जो शुद्धा होती है वही बस सादृश्य संबंध से अलग होती है। ठीक है, अब आगे साध्यवसाना का भी एक उदाहरण देखते हैं। तो साध्यवसाना में क्या होता है? विषयी विषय को अपने अंदर समाविष्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा कि गौरयम, अर्थात ये जो बच्चा है ना, ये गौ ही है, ये बैल ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि वाहिक प्रांत का जो बच्चा है वो बैल की बुद्धि के समान जड़ है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये इतना जड़ हो चुका है कि ये जड़ ही है, ये मतलब बैल ही है, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ भी इसी प्रकार का अर्थ निकल करके आएगा कि गौर अयम,
अयम मतलब जो ये वाहिक प्रांत का जो बच्चा है ना, ये गौः अर्थात बैल की जड़ता बुद्धि से युक्त है। बैल के समान जड़त्व है इसकी बुद्धि में। क्या है? बैल के समान ही जड़ता हमें दिखाई पड़ती है। तो इसी प्रकार से ये 6 लक्षणा के भेद होते हैं। एक बार में आप सभी को नहीं समझ में आए तो दूसरी बार भी इसको देख सकते हैं, और प्रत्येक उदाहरण को आप सभी को याद करना होगा इसमें, क्योंकि ये सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल नेट में हर एक चीज़ समझ लीजिए आने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो आज की हमारी कक्षा जो है ये यहाँ पर पूरी होती है। डेमो क्लास आप सभी 3 दिन तक लगातार आते रहे, जुड़े रहे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ पढ़ते हुए। अब कुछ बच्चे मतलब जो मुख्य कक्षा है उसमें जुड़ चुके हैं, और कल से ही इस क्लास का भी मैं शुभारंभ कर दूंगा, क्योंकि समय काफ़ी कम है और आप सभी का सिलेबस भी पूरा करना है, ठीक है। तो मेरा नंबर जो है वो पोस्टर में भी है और ग्रुप में भी मैंने भेज दिया है, और बहुत ही अल्प शुल्क रखा गया है ना। तो आप सभी फीस वगैरह पेमेंट करके जुड़ सकते हैं मुख्य कक्षा में, और कल से हम लोग नेट की क्लास का विधिवत शुभारंभ कर देंगे। यही आप सभी के समक्ष कुछ बातें थी। आपका कोई प्रश्न हो कक्षा को लेकर के तो आप रुक सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बताइए, किसी का कोई प्रश्न है?